आज फिर हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं सीटेट के प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए। डेली बिहार पर जिन प्रश्नों को मैं आपको हल कराता हूं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनमें चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, चाहे पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस हो, प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी भी मतलब पार्ट में आप शामिल हो एग्जाम्स में, तो आप दोनों के लिए ही प्रिपेयर करिए इसको। हर प्रश्न आपके लिए वैल्यूएबल है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हम क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी कर सके, उनके कॉन्सेप्ट को भी समझा सके और जहां जरूरत हो जनरल प्रैक्टिस करा सके। और उद्देश्य एक ही है कि हम आपको टच करा सके परीक्षा में, एग्जाम में। जब आप क्वेश्चंस को फेस करें तो आपको ऐसा ना लगे कि ये नई चीज है, ये नए शब्द हैं। हो सकता है कभी कभी हमें टॉपिक पढ़ने पर भी उस जैसे ही नए शब्दों को फेस करते हैं और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस रहता है पढ़ने के दौरान, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होता है। तो आपको बस पूरी ईमानदारी से, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इन सेशंस को देखना है, इन प्रश्नों को तैयार करना है। मैं श्योर कर रहा हूँ कि आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। पहले प्रश्न से आज के सेशन को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप देखिए ध्यान से। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको अक्सर ऐसे क्वेश्चंस को आप फेस करते होंगे। मैं 100 के आधे से अधिक हूं, मतलब 100 का आधा क्या होता है बोलिए? 100 का आधा होता है 50। 50 से बड़ा हूं, एक संख्या है n 50 से बड़े की बात की जा रही है। मैं 5 दहाई से अधिक हूं और 6 दहाई से कम हूं। पहली चीज तो वह संख्या जिसकी बात की जा रही है वो 50 से ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट लिखा 5 दहाई मतलब 50 अगर शुरू करें, और 6 दहाई मतलब 60। इससे ज्यादा है और इससे कम है, वह जिस नंबर की बात की जा रही है। ठीक है, मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है। देखो 2 नंबर डिजिट होते हैं, आपको पता है। इकाई ए होता है, दहाई ए होता है। इकाई जो है दहाई से 3 कम है। ठीक, अब इस नंबर को डिसाइड करना है कि मैं कौन हूं। आई एम ग्रेटर देन हाफ ऑफ 100, 50 मतलब से ज्यादा हूं, क्योंकि 100 के आधे से ज्यादा हूं। आई एम मोर देन 5 टेंस एंड लेस देन 6 टेंस, 50 से ज्यादा और 60 से कम हूं। माई 1 डिजिट इज 3 टाइम्स, 1 डिजिट मतलब इकाई का अंक 3 लेस देन द 10th डिजिट। अब आप खुद ही सोचो कि यहाँ पर सारे नंबर आपको दिख रहे होंगे क्या? सारे नंबर 50 और 60 के बीच में है। इकाई का अंक जैसे 51 है, देखिए ध्यान से, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? 4 का, नहीं हो सकता। 52 है, डिफरेंस कितने का है? 3 का, हो सकता है। 58, यहाँ पर भी आप नोटिस करो तो डिफरेंस कितने का है? आप अगर 5 और 8 लेंगे तो अंतर 3 का है, लेकिन यहाँ पर भी देखो 2 जगहों पे अंतर 3 का दिख रहा है। इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, ये नहीं होगा। अब किसको सेलेक्ट करें? पढ़िए क्या लिखा था। इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 3 कम है, मतलब इकाई वाला कम होना चाहिए। बी ऑप्शन में इकाई वाला कम है और सी ऑप्शन में इकाई वाला ज्यादा है। तो सी ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम किसको सेलेक्ट करेंगे? बी ऑप्शन को। 52 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा, आप लोग उतार सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ता हूं। सादिक एक आयताकार पार्क मतलब ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आसान तो हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते दिखेंगे आपको। एक आयताकार पार्क है ऐसे, जिसकी अपनी लंबाई है 60 मीटर, चौड़ाई है 40 मीटर। सादिक जी क्या करते हैं? यहाँ से चलना शुरू करते हैं और चलते हैं। सबसे पहले यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, पार्क के चारों तरफ। पढ़िए, सादिक जो है, सादिक कहाँ शुरू करते हैं? सादिक एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई फला और चौड़ाई फला दी गई है कि 5 चक्कर लगाता है। मतलब यहाँ से चल करके यहाँ एक बार कवर करता है, उसको 5 बार राउंड करता है। तो उसने कहा है कि कुल कितनी दूरी तय करेगा। कोई भी व्यक्ति अगर किसी आयताकार पार्क के चारों तरफ चल ले तो वह पार्क का परिमाप डन करता है। क्या? परिमाप क्या होता है? ट्वाइस एल प्लस बी होता है। ठीक है, तो सादिक सबसे पहले एक बार चक्कर लगाया तो परिमाप डन किया, उसको 5 से गुणा कर दीजिए। तो आंसर क्या होगा? देखिए क्या, 2 गुणे एल प्लस 20, 60 प्लस 40, 60 क्या होता है? 100, 100 दूना होता है 200। 200 मीटर वह तय करेगा एक चक्कर में। अगर 5 चक्कर लगाएगा तो गुणे 5 कर दीजिए, 1000 मीटर होगा। 1000 मीटर है, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में। क्यों? क्योंकि देखिए ऑप्शंस ऐसे ही दिए गए हैं। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर क्या होता है? 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर जो आपको यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया गया है। तो बी ऑप्शन 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर राइट सोल्यूशन है, जो कि आप लोग सेकंड क्वेश्चन में देख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ। एक ट्रक जो है 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक ट्रक है, यहाँ से यहाँ तक की अपनी एक सर्टेन दूरी है जो कि 120 किलोमीटर की है। इस पूरी दूरी को तय करने में उसे 2.5 घंटे लगते हैं। 2.5 घंटे। समान चाल से अगर उसी चाल से अगर 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो ट्रक को कितना समय लगेगा? देखो ध्यान से, ऐसी स्थिति में जब चालें समान हो, देखिए जब चाल समान हो तो आपको एक कंपैरिजन अप्लाई करना चाहिए।
क्योंकि तीन चीजें होती हैं, चाल, दूरी, समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय, ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। जब चालें समान हो तो आपको लिखना पड़ेगा d/, या d1/t1 बराबर d2/t2। आप इस कंपैरिजन को सेट कर सकते हैं। चाल समान होने पे d1/t1 बराबर d2/t2, समय समान होने पर s1 बराबर d2/s2, और दूरी समान होने पर s1t1 बराबर s2t2। आप लगा दीजिए, फट से आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, दूरी सबसे पहले 120 किलोमीटर की थी और टाइम कितना लगता था, 2 दूना 4, 1 5/2। इसको आप 5/2 करिए तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रहेगा। उधर दूरी कितनी है, 80 बटा, हम लोगों को देखिए इसने कहा समान चाल को तय करने में कितना समय लगेगा, इसका समय हमको नहीं पता है। समय निकालना चाहते हैं, इसको t2 कह दीजिए। आइए कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा 5 24 5 120 होता है। यहाँ पर और चीजें हम देखिए करते हैं, जैसे 8 3 24 होता है, 8 दाम में 80 होता है, 2 पंचे 10 होता है, 2 पंचे 10 इधर जाएगा तो 3t2 बराबर 5 हुआ। t2 बराबर 5/3। अब 5/3 घंटे हैं, इसको हमें घंटे मिनट में सारी चीजों में सेट करना पड़ेगा। देखिए कैसे सेट हो पाता है। अब जैसे अगर 5/3 घंटे हैं तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। 60 से गुणा कर दें, 5/3 गुणे आप 60 करिए, 3 20 बार होता है, 20 पंचे 100 मिनट आया। अब आपको पता है 60 मिनट तो 1 घंटा हो गया, 60 के बाद 40 मिनट और बचेगा, तो 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट। सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा, आप उतार सकते हैं। तीसरा हो गया। चौथे पर आइए, उस सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को अवरोही मतलब होता है डिसेंडिंग आर्डर। क्या होता है, डिसेंडिंग आर्डर। बड़े से छोटा, इसको आप कहते हैं बड़े से छोटा के रूप में दर्शाता है। अब आप देखो, बड़े से छोटा मतलब दशमलव के नंबर हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें कि कैसे इसका अरेंजमेंट किया जाए। देखो नंबर सारे एक ही होंगे, एक ही तरह से होंगे। आप डेसिमल के बाद, अगर डेसिमल के पहले कुछ होता तो उसको चेक करते, डेसिमल के बाद से शुरू करिए। 0.43, ध्यान से देखो 0.4, यहाँ 0.5 है, 0.5 है, तो ये दोनों होंगे नहीं। अब बचा बी और सी। भाई वहां 4 से शुरू थी, यहाँ पे 4 शुरू था, इन दोनों में 5 से शुरू था, तो वही ज्यादा होगा। 0.54, देखो 5413 सेम है, आगे बढ़ो। यहाँ पर 51 है, यहाँ 53 है, तो 1 वाला रहेगा नहीं, आप सी ऑप्शन ले लीजिए। तो सब हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद से जैसे जैसे बड़ा मिलता जाएगा उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे, छोटे वाले को इग्नोर करते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। 0.5413, 5341, 5143, इस तरह से हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। तो चौथे प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर कितना हो गया है, सी ऑप्शन। पॉइंट आप नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। वैन हेले मैंने आपको पढ़ाया है, वीडियोस आप देख सकते हैं, उनका पूरा मैंने स्ट्रक्चर बताया कि ज्यामिति समझने के लिए, पढ़ने के लिए इन्होंने अपने कुछ अप्रोच दिए, सिद्धांत दिए, बच्चे को कैसे ज्यामिति में हम इन्वॉल्व करें, इसकी पूरी स्ट्रैटेजी आपको वैन हेले के सिद्धांत से समझ में आती है, और आप क्लियर करेंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा सबसे पहले बच्चे को विजुअलाइज कराना चाहिए फिगर को प्राइमरी स्तर पे, और उसके लिए उन्होंने कुछ लेबल भी दिए 0 से लेकर 4 तक, अर्थात कुल 5, 0 1 2 3 4। कैसे क्या क्या स्पष्टता थी। सबसे पहले विजुअलाइजेशन था, लेकिन एनालिसिस नहीं थी, संबंध नहीं था। विजुअलाइजेशन था, विश्लेषण, संबंध, पहचानना, निगमन। अब यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, देखो विश्लेषण, हाँ विश्लेषण तो है, जैसे सबसे पहले किसी चीज को पहचाने, विजुअलाइज करे कि यह जो हम सामान यूज कर रहे हैं यह सामान किस शेप में है, आइसक्रीम किस शेप में है, बिस्किट किस शेप में है, तो इसको कहते हैं विजुअलाइज करना कि वो रेक्टेंगल है कि ट्रायंगल है, किस फ्रेम में है। विश्लेषण करे, एनालाइज करे चीज़ों को, अब उसके बाद उस पर रिलेशंस एक दूसरे के साथ, उनके टर्म्स, उनके फिगर के जो डायमेंशंस उनके बीच स्थापित करें, पहचाने, निगमन करे। तो इसके लिए राइट सोल्यूशन आपका सी ऑप्शन होगा। तो सी ऑप्शन दृश्यीकरण, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, रिलेशनशिप, डिडक्शन, ये आपका सही टर्म होगा, सही सीक्वेंस होगा जो आप सी ऑप्शन में देख पा रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला देखिएगा, मोहन के पास कुछ टॉफियां हैं, उसने उसका 1/3 भाग अमर को, 1/4 भाग अकबर को, 1/6 भाग एंथनी को और 1/12 भाग चरणप्रीत को दे दिया। ठीक है, 1 दर्जन टॉफियां अभी भी मोहन के पास हैं। मोहन के पास शुरुआत में, अच्छा 1 दर्जन मतलब आप जानते हो 12 होता है ना, इतना है कन्फर्म है कि मोहन के पास अभी भी 1 दर्जन टॉफियां बची हुई हैं। तो प्रारंभ में पूछा गया कि मोहन के पास कुल कितनी टॉफियां स्टार्टिंग में थी। आइए हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कैसे करा जाएगा, इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर संख्या में सोचो तो सारा मान 1 होता है,
अब एक में देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, उसने सबसे पहले अमर को 1/3 दिया, 1/4 अकबर को दिया, ठीक है, एंथनी, ये तो वही मूवी हो गई अमर अकबर एंथनी, हाँ सुना होगा, देखा होगा आप लोगों ने, 1/12 भाग, और चरणप्रीत। तो देखिए कैसे गजब का प्रश्न बनाया गया है, आप सोचो, हिंदू, हाँ, मुस्लिम, ईसाई, सिख, सब धर्मों को एक साथ जोड़ दिया है उसने, सब टाफियां उन्होंने दी। इसके बाद मोहन के पास अभी भी 1 दर्जन टाफी बची हुई है, 1 दर्जन मतलब 12 टाफी अभी क्या है, मोहन के पास बची है। तो पहले तो देख लो कि यहाँ पर एक में से एक टोटल था, अगर हम इन सबको जोड़ दें, जोड़िए, देखिए 1 कैसे क्या था, 1/3, 1/4, 1/6 था और 1/12। अगर आप इनको जोड़ते हैं तो बहुत आसान है, क्योंकि आप देख रहे हैं 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी 12 कट जाएगा तो 12 को एलसीएम ले सकते हैं। 3 चौके 12, 4 तियां 12, 6 दूना 12, 12 एके 12, 3 2 4 3 7 2 9 1 10/12 हो गया। 10/12 मतलब टोटल अगर 12 है तो 10 बढ़ गई हैं, 2 बची हैं, मतलब 2/12 भी बची हैं। ऐसा समझिएगा, 1 से अगर हम 10/12 घटा दें तो 12 एके 12, 12 में से 10 निकलेगा, 2/12 बची हैं। यह 2/12 किसके बराबर है, 12 के। 2/12 किसके बराबर है, 12 के। तो हमसे पूछा गया कि उसके पास स्टार्टिंग में कुल कितनी टाफियां थी, ये बताना है ना। 2 छंग 12 हुआ, 1 बराबर 12 छंगे 72 हुआ, 72 टाफी थी। और लेकिन दर्जन में अगर करे, 12 से भाग करे, 12 छंग 72, 6 टाफी, 6 दर्जन उसके पास स्टार्टिंग में था, 6 दर्जन था। आप लोग नोट कर सकते हैं, भिन्न के अकॉर्डिंग जा सकते हैं और अच्छा भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम 12 आ रहा है, उस हिसाब से हमने देखा कि कितना टोटल था। अगर फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग सोचो तो 1 से अगर 10/12 जो कंप्लीट कट रहा है हटा दें तो 2/12 बचा, 2/12 आपका टोटल 12 है, जो रिमेन के हैं 1 का मान आप निकाल दें, आपको क्लियर हो गया। छठा डन। 7वें पर आइए। वैष्णवी के पास रुपए 5, रुपए 10, रुपए 20 के सिक्के हैं। 5 के सिक्के हैं, 10 के सिक्के हैं और 20 के सिक्के हैं। रुपए 5 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और 20 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की आधी है। यदि उसके पास रुपए 20 के 7 सिक्के हैं तो उसके पास कुल कितनी राशि है। बहुत बढ़िया है। देखो 5 रुपए के सिक्के हैं, 10 रुपए के सिक्के हैं और 20 रुपए के सिक्के हैं। हम जो संख्या, ये तो टाइप्स हो गया, ये टाइप्स हो गया। मैं संख्या की बात अभी आपको करके दिखाता हूँ। संख्या देखिए डिसाइड कैसे होगी। संख्या डिसाइड करने से पहले एक बात हमको बताना है कि राशि जब पूछा है तो राशि टोटल अमाउंट किस पर निर्भर करता है। जैसे आपके पास कितने पैसे हैं जेब में, ये कैसे पता चलेगा। 10 रुपए के कितने नोट है बताइए। अगर 5 है तो 10 गुणे 5 रुपए है, मतलब 50 रुपए है। 100 रुपए के कितने नोट हैं, आपने कहा 100 रुपए के सर मेरे पास 2 है, तो हमने कहा 200 है, मतलब कुल मिला के 250 रुपए है। टाइप्स को संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल अमाउंट हमारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, 5 रुपए के, 10 रुपए के, 20 रुपए के नोट हैं, आपस में इनका अपना रिलेशन है। लेकिन इसने लिखा कि उसके पास 20 रुपए के अगर 7 सिक्के हैं तो मैं लिखूंगा 20 गुणे 7, मतलब कुल अमाउंट 140 रुपए है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्कों की संख्या जो कि है 7। अब क्योंकि इसने कहा है कि 5 का सिक्का 10 पे डिपेंड करता है और 10 का सिक्का 20 पे डिपेंड करता है, पढ़िए इसको, 20 के जो सिक्के हैं वो 10 के सिक्कों से क्या है, 2 गुने हैं, मतलब आधे हैं। इस 7 जो है यहाँ के सिक्कों की संख्या का आधा है, तो इसको दूना करिए, इसके सिक्के हो गए 14। भाई 7 का दूना 14 करिए। इसके भी अगर अमाउंट कैलकुलेट करें तो 140 आएगा। ठीक, लेकिन आगे पढ़िए, 5 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, तो तिगुना करिए, 14 दूना 28, 14 त्रिक 42। यहाँ पे 42 सिक्के हैं कुल। अगर 42 सिक्के हैं तो आप इसको 5 से कर दो गुणा, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 20 एक 21 होता है। अब टोटल अमाउंट जोड़ना है तो जोड़ डालिए, 2 1 3, 3 1 4 हुआ, 480 और 10 और जोड़ दीजिए, 490 हो जाएगा। 490 देखो सी ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल है। आप लोग सी ऑप्शन लगा दीजिए। उसके पास कुल मिला के 490 रुपए है, वो अपना जिसको बांटना चाहे बांट सकती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आइए। भानु एक कबाड़ी वाला है जो नीचे दिए गए मूल्यों के अनुसार कबाड़ इकट्ठा करता है। कैसे कैसे कबाड़ है उसके पास, ध्यान से देखिएगा। उसके पास रद्दी कागज है, अखबार है, लोहा है, पीतल है, प्लास्टिक है। कभी कबाड़ी वाले को देख करके ऐसे मत रियलाइज करा करिए को बहुत ऐसे कबाड़ है, उसके पास इतना पैसा रहता है ना, कभी आपको लगे कहाँ से इतना पैसा निकल रहा है, आप चाहे जो बेच दो खरीद लेंगे। वो कहते भैया सब गैर है, कोई दिक्कत नहीं, सब खरीद सकता हूँ, इतना पैसा उनके पास रहता है। मूल्य दिया गया है कि रद्दी कागज का रेट क्या है, अखबार का रेट क्या है, लोहे का रेट क्या है, पीतल का रेट क्या है, प्लास्टिक का। यदि वह 5 किलोग्राम लोहा गुणे 5 कर दीजिए। ठीक, 10 किलोग्राम प्लास्टिक, तो प्लास्टिक यहाँ पर है 10 गुणा कर दीजिए।
50 किलोग्राम रद्दी कागज 50 गुणा कर दीजिए, 22 किलोग्राम अखबार, गलती किया, 50 किलोग्राम रद्दी कागज, 22 किलो अखबार और 2 किलोग्राम पीतल इकट्ठा करता है। तो कहा गया है कि उसे कितने रुपए वह अदा करेगा। आइए टोटल जोड़ के देखिए कितने पैसे उसने देने पड़ेंगे। मतलब पैसा देखिए, 12 पंचे 60, 600 रुपए, 14 दूना 28, 14 दूना 28 2 30, 308 रुपए। इसको मल्टीप्लाई करिए, 500 19 5 बजे 25, 5 सत्ते 35, 2 37 की 7 हासिल 3, 5 दूना 10 3 13, 137.50, 225, 450 हो गया, 38 गुणे 3 कर 10 कर दे 380 रुपए हो गया। ये टोटल यहाँ पर सम है, इसको आप जोड़ सकते हैं। एक चीज देख लीजिए, 0.50 है लास्ट में, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं ही होने वाले हैं। यहाँ पर सी हो सकता है, डी हो सकता है, लेकिन जोड़ना पड़ेगा ना। जोड़ के दिखाता हूँ मैं आपको। 600 300 900 1 10 1000 1000 4 15 3 18 1800 समथिंग चल रहा है, तो मेरे ख्याल से यही जाएगा। कौन 23 तो बिल्कुल नहीं जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, 1875 रुपए 50 पैसे आएगा। वहां उतना नहीं बढ़ पा रहा है, बढ़ेगा थोड़ा बहुत। देखिए 37 है, 45 50 है, तो नहीं बढ़ेगा उतना ज्यादा। ठीक है, 1875 राइट सोल्यूशन इसके लिए बन सकता है। आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर के तौर पे। एक बार फिर जोड़ के देखिए, 6 3 9 9 1 10 10 4 14 14 3 17 है, 17 समथिंग है ना, तो 1800 के आसपास जाएगा। सही है, तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। आप लोग इसको सेट कर लीजिए। स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तुत करने के से पूर्व छात्रों को मूर्त सामग्री से गिनती और समूहीकरण क्रियाकलाप कराना चाहिए। इस प्रकार के क्रियाकलाप का प्रयोजन क्या है? बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, जो स्थानीय मान जाति मान निकालना आप सीखे हैं, स्टूडेंट शुड बी गिवन कंटिन्यूइंग द ग्रुपिंग एक्टिविटीज एंड कंक्रीट मटेरियल्स। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सच एक्टिविटीज? इन एक्टिविटीज का उद्देश्य क्या है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इन सेंस को हम कैसे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझिए। छात्रों के उत्तम प्रेरक कौशल में सुधार करना, टू इम्प्रूव द फाइन मोटर स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। नहीं, देखो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे स्थानीय मान की अवधारणा अगर प्रस्तुत करना है, उसके लिए छात्रों के सामने मूर्त सामग्री, जो हमारे पास मटेरियलिक ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी गिनती, जैसे कि हम कहते हैं नहीं कि देखो कितना सामान रखा है। जैसे कि हम प्लेस वैल्यू कैसे निर्धारित करते हैं? प्लेस वैल्यू मतलब अंक लिख करके उनके पोजीशंस के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि देखो ऐसे ऐसे लिख दिया, तो सारी प्लेसेस हैं, ये पहला इकाई है, दहाई, इस तरह से हम लोग डिसाइड करा दें। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उनका यूज करके बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है। तो यह क्रियाकलाप का प्रयोजन क्या है, मतलब इस तरह से आप बच्चे के अंदर किस प्रकार की डेवलपमेंट की सोच रहे हैं। उत्तम प्रेरक कौशल में सुधार करना, टू इम्प्रूव द फाइन वर्ड, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। या दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के समूह बनाने में सहायता करता है, इससे उसका क्या लेना देना है। या दी गई सामग्री की आकृतियों को, भाई देखो सामग्री का उपयोग करके तो प्लेस वैल्यू सीखना है, सामग्री को पहचानने के लिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। यह स्थानीय मान प्रणाली में समूहीकरण की जो हमारा प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट है, उसमें ग्रुपिंग क्या है, पोजीशंस क्या है और सबके स्थान क्या है, उनकी वैल्यू कैसे होती है, इसको समझने में हेल्प करता है। तो डी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। आप डी को देखिए, इस प्रश्न के लिए करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 10वां। एक अध्यापिका अपने छात्रों को कोई भी 4 अंक उपयोग करके एक 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कहती है, बशर्ते उसे 5 को इकाई के स्थान पर नियत करना है। देखो कभी कभी ऐसे अप्रोच आते हैं कि आपसे कहा जाता है कुछ डिजिट्स हैं, इनका उपयोग करके 4 अंक की सबसे बड़ी, 2 अंक की सबसे बड़ी, 3 अंक की सबसे बड़ी छोटी या संख्या बना दो। कभी कभी जब डिजिट फिक्स होते हैं, आप समझिए, जैसे मान लो मुझे इसका दिया हो, ये आपके पास नंबर है, इनका उपयोग करके आपको 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो पहले मैं सबसे बड़ा रखूं, उससे छोटा है, सबसे बड़ी बन गई। सबसे छोटी बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 लेने से 3 डिजिट हो जाएगा। जैसे सबसे छोटा मतलब स्टार्टिंग छोटे से करो, तो सबसे छोटा तो 0 है, तो 0 से करेंगे तो नहीं सेट होगा, आपको 3 से शुरू करना होगा। 0 बाद में रख सकते हैं, सबसे छोटा नंबर बन जाए। लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी ऐसी कंडीशन है, जैसे इसमें दिया है कि एक डिजिट फिक्स है कि यहाँ पे यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे इसी में हम कह सकते हैं कि 3 अपनी जगह पे होगा, 8 अपनी जगह पे होगा। तो ऐसे भी स्थितियां आती, जैसे यहाँ पर है, बशर्ते उसे 5 को इकाई के स्थान पर फिक्स करना है। यह उदाहरण किसका है? अ टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट टू मेक greatest 4-digit number using any 4 digits with the condition that 5 should be fixed at one's place. This is an example of। तो आइए जानते हैं इनका हल क्या होगा। पहला दिया है विभ्रांत प्रश्न का मुक्त उत्तर वाले। अब मुक्त उत्तर कब होता है बोलिए? मुक्त तब होता है जब
फ्री एंडेड हो, मतलब एक तरह से आप समझिए ना ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, फ्री हो मतलब हम कुछ भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, बट आपको पता है कि 5 हमने फिक्स कर दिया, इसने कहा ना कि 5 को इकाई के स्थान पे फिक्स करना है, दहाई पे कुछ करना है। नियतकालिक प्रश्न का क्लोज, हाँ यहाँ पर ये कन्फर्म है कि क्लोज एंडेड होगा। अब क्लोज एंडेड का मतलब क्योंकि आपने बाउंड्री सेट कर दी, किसके अलावा इधर उधर कुछ नहीं हो सकता है, इसका एक ही आंसर इस तरह से सेट होगा, तो इसके लिए बी ऑप्शन आप लिख सकते हैं। प्रासंगिक नहीं होगा, निबंधनात्मक नहीं होगा, तो इसके लिए राइट सोल्यूशन आपका बी ऑप्शन है। आप इसको क्लियर करिए, इस प्रश्न का करेक्ट है। आशा करता हूँ कि सभी प्रश्न आपको क्लियर हुए हैं। अपने विचार अपने थॉट जरूर दिया करें, जिससे कि कम्युनिकेशन बना रहे और कनेक्टिविटी का एक मीडियम बना रहे। अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा और अपनी बातें हमारे सामने आप रखते चलिएगा, एक कम्युनिकेशन लेवल हम लोग रिक्रिएट करते रहें। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन किए रहिए। धन्यवाद।